Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy, The Hindu Analysis. Let's begin the journey from awareness to achievement. राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। देखेंगे आज की हमारी फर्स्ट जो न्यूज़ होगी द हिंदू न्यूज़पेपर की, वो क्या रहेगी। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबने अष्टमी अपनी मना ली होगी। उसी के साथ में जो कंजक जमाई जाती हैं वो भी आपने, जो हमारा मॉर्निंग का कार्यक्रम होता है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखेंगे हम हमारा न्यूज़पेपर का द हिंदू की जो हमारी इंपोर्टेंट न्यूज़ है उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, जो कि है ईरान और यूएसए से रिलेटेड। आप सब जानते हैं जो न्यूज़पेपर का आजकल फोकस है वो सबसे ज़्यादा किस पर है, ईरान और यूएसए के बीच की जो टकरार चल रही है उस पर काफी फोकस रहता है। हर रोज एक दो न्यूज तो देखने को मिल ही जाती है। अभी क्या हुआ है आप देखोगे, एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, दूसरी तरफ है एक रीजनल पावर ईरान, जो कि बराबर की टक्कर दे रहा है यूएस और इजराइल को। अभी बीच में क्या हुआ है, ट्रंप ने अभी 5 दिन के लिए पहले क्या किया था, अपने वॉर को रोक दिया था कि हम 5 दिन के लिए अपना जो युद्ध है, जो हम अटैक कर रहे हैं उसे हम अब नहीं करेंगे और हमारे ईरान से कुछ बातचीतें हो रही हैं। लेकिन ईरान ने उसे डिनाई कर दिया और ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारा ऐसा कोई भी डील नहीं हुई है, कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अभी हम जो रुख है उसे, जो हमारा युद्ध चल रहा है उसे रोकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अगर हमारा युद्ध रुकता है तो उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। अगर यूएसए उसे फुलफिल करता है तभी हम सोचेंगे कि हमें युद्ध रोकना है कि नहीं। ये बातें हुई। इसके बाद आज की जो न्यूज़ है वो इस चीज़ पर है कि ट्रंप ने कहा है कि हम हमारी ईरान से शांति के लिए बातें चल रही हैं, और सेकंड उन्होंने कहा है कि ईरान के भी जो लोग हैं वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी इस पर सहमति जता रहे हैं। ईरान ने फिर से डिनाई किया कि हमारी ऐसी कोई भी समझौता और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमारी ट्रंप से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अब क्या हुआ है, इसी में ईरान ने ये भी कहा है कि अगर हमारे बीच समझौता होता है तो हमारी कुछ कंडीशंस है, जिसे अगर यूएस से पूरी करता है तभी ये युद्ध रुकेगा, तभी इस पर बातचीत होगी। कंडीशंस क्या क्या हैं, तो कंडीशंस हैं, सबसे पहले देखोगे यूएस ने क्या कहा है। यूएस ने कहा है कि ईरान जो परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, जो परमाणु बम पर उसके न्यूक्लियर पावर है उन पर जो वर्क कर रहा है, उन्हें वो यहीं पर रोक देगा। सेकंड उसने कहा है कि जो उसकी यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे रोकेगा, और जो वो मिसाइल बना रहा है, जो बड़ी दूरी की जो मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है उन्हें वो बना रहा है, उन्हें वो रोकेगा। इसके बदले यूएस से क्या करेगा, यूएस से जो ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं उसे हटा देगा। लेकिन ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा हम इन डील को मान्य नहीं करते हैं। हम हमारी जो परमाणु जो हमारी न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, परमाणु जो हमारे संसाधन है, जो भी हमारी मिसाइल्स है, उन पर सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी होगी, मीन्स हमारा ही हक होगा, उस पर अदर कंट्री कोई भी उस पर अपनी देखभाल नहीं रखेगी, अपना कंट्रोल नहीं रखेगी। सेकंड उसने कहा है जो हमारे इस पूरे वॉर में हमें जो हानि क्षति हुई है उनकी पूर्ति करनी होगी। साथ ही हमें जो हमारे जो सैंक्शन है वो भी हटा दिए जाएंगे और हमें एक स्वतंत्र जो देश छोड़ा जाएगा, मीन्स कोई भी कंट्रोल अदर पार्टी जो है, अदर देश जो है वो इस पर नहीं रखेगा। ये बातचीत हुई ईरान और यूएसए के बीच में। यूएसए, ये आपने देखा भी होगा, रूस और यूक्रेन के बीच भी ऐसे ही वार्ताएं काफी बार हुई हैं कि रूस ने कुछ अपनी कंडीशंस रखी, अपनी शर्तें रखी, इसी तरह यूक्रेन ने भी रखी, लेकिन दोनों के बीच शांति समझौता नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन अपनी चीजें देने को रेडी नहीं था और जो रूस है वो उसकी बातें मानने को तैयार नहीं था। इसी तरह ईरान और यूएसए में हो रहा है। यूएसए उन चीजों को मानेगा नहीं मानेगा ये आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये बातचीत हुई है, इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि ईरान के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें युद्ध को रोकने की बात कही गई थी। ईरान ने कहा कि शांति तभी होगी जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। अब शर्तें क्या क्या है तो यहां पर आप देखेंगे, पहले देखेंगे ईरान की प्रमुख शर्तें, फिर देखेंगे यूएसए की कौन कौन सी शर्तें रही हैं, इन दोनों के बीच क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये भी हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ईरान ने कुछ साफ शर्तें रखी हैं। आक्रामक कार्रवाई, जो हमारा एग्रेशन बंद होने चाहिए, नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, साथ ही जो होर्मुज हमारी स्ट्रेट है
उस पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। मीन्स उस पर पूरा अधिकार ईरान का हो, किसी अदर कंट्री की उस पर कोई भी जो हक है या फिर कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मतलब ये कि ईरान चाहता है कि उसकी ताकत और अधिकार को स्वीकार किया जाए, उसकी जो स्वतंत्रता है उसे खत्म ना किया जाए, वो पूरा एक स्वतंत्र देश बने। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि युद्ध विराम होगा अगर सीज फायर होती है। इसी के साथ में ईरान अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे बंद करे। यूएसए को डर लगा हुआ है कि कहीं ईरान, क्योंकि जिस तरह से यूएसए को लगता था ईरान के पास जो बहुत ज्यादा दूरी की मारक क्षमता वाले जो मिसाइल्स हैं वो नहीं है, लेकिन अभी लास्ट में आपने देखा होगा कि ईरान ने यूएसए के कितने सारे पावर्स पर क्या किया, उसके यूएसए के जो ठिकाने थे उन पर मिसाइल छोड़ दी। मीन्स उसकी रेंज काफी ज्यादा थी। तो इससे पता चलता है कि ईरान जो है अपने जो मिसाइल हैं, अपने ड्रोन हैं, उन्हें बना रहा है। और इसी के साथ यूएसए को यह भी डर है कि वो न्यूक्लियर पावर जो हमारे परमाणु बम होते हैं उस पर भी कार्य कर रहा है। तो इसीलिए यूएसए ने कहा है कि जो वो परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है उसे वो वहीं रोक दे। और ये भी कहा है कि ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को भेजेगा वहां पर देखरेख करने के लिए कि वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी संतुष्टि करने के लिए अपने लोगों को वहां भेजेगा। इसी के साथ में बदले में अमेरिका क्या करेगा, प्रतिबंध हटा देगा, जो उस पर सैंक्शन लगाए गए हैं उन्हें हटा देगा। मींस क्या है कि तुम परमाणु कार्यक्रम छोड़ो, हम पाबंदियां हटाएंगे। मींस तुम्हें पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोकना होगा, हमने जो सैंक्शन लगाने हैं वो हम हटा देंगे जो आप पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे सैंक्शन क्या है, आपको पता ही होगा कि ईरान कहीं बाहर व्यापार नहीं कर सकता, उसके ऑयल पर सैंक्शन लगाए गए हैं। ये भी कहा गया कोई अदर कंट्री अगर ईरान से ऑयल खरीदेगा तो उस पर भी सैंक्शन थोप दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें हो रही थी, इसीलिए जो अदर कंट्री थे वो ईरान से ना तो ऑयल खरीद रहे थे और ना ही अपना व्यापार कर पा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और हमले जारी हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं, कई लोग घायल और प्रभावित हुए। स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक और अस्थिर बनी हुई है। ईरान का युद्ध एक उस मोड़ पर पहुंच गया है कि कंडीशंस या तो मानी जाएंगी, अदरवाइज या तो आर है या फिर पार है। मींस हम भी युद्ध नहीं रोकेंगे, आप भी नहीं रोकोगे। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 साल से चल ही जा रहा है, उसका कोई भी लास्ट छोड़ नजर आ ही नहीं रहा है। इसी तरह से यूएसए और इजराइल साथ में ईरान जो युद्ध लड़ रहा है, इनका भी रुकने का कोई अभी पॉइंट नहीं दिख रहा है, कोई भी शांति समझौते की संभावनाएं नहीं दिख रही है। इसी के साथ में ईरान का रुख क्या है कि ईरान ने साफ कह दिया है हम पर दबाव डालकर समझौता नहीं कराया जा सकता। ईरान का साफ कहना है कि जैसे आपने वेनेजुला में कर लिया, इस तरह आप ईरान को ना तो दबाव में रख सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, और हम आपके दबाव में आने वाले भी नहीं हैं। यूएसए को मैंने आपको पहले भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि जिस तरह वेनेजुला पर उसने कंट्रोल कर लिया, इसी तरह वो ईरान को भी डरा धमका कर उस पर कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वहां पर उसका वो कंट्रोल नहीं हो पाया है। ईरान भी इतना कमजोर नहीं है कि अमेरिका के सामने घुटने टेक दे, वो भी बराबर की टक्कर दे रहा है। इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को डर लगने लगा है कि ये युद्ध किस लेवल पर जाना है। साथ में अमेरिका का भी काफी नुकसान हो रहा है, उसकी मिसाइल, उसकी सब चीजें क्या हो रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान उसको पहुंचा रहा है ईरान। इसीलिए ये जो चीजें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ही कोशिश की है और अपने आप ही बोला है कि शांति समझौता होना है। ये भी देखा जा रहा था कि इन दोनों के बीच अगर शांति समझौता होता है तो पाकिस्तान में कराया जा रहा है। पाकिस्तान का देखा जाता है कि ईरान से भी इतने खास अच्छे संबंध नहीं है, इसके बावजूद ये बोला जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला है कि हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाएंगे पाकिस्तान में और इस समझौते पर बातचीत होगी ईरान के साथ में। ये हमारी बात थी। ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। अगर आप देखोगे यूपीएससी के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने आपको मैप के द्वारा हर रोज आपको बताया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर पड़ती है, किस तरह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो ऑयल आना जाना जो है वहां पर बंद हो गया है, कौन कौन सी खाड़ियों को जोड़ते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कौन कौन सी खाड़ियों को कनेक्ट करती है, तो यही साथ में देखेंगे। इसी के साथ सैंक्शन जो आर्थिक प्रतिबंध है वो आपको देखने को मिलेगा, सीज फायर युद्ध रोकना, और स्वैग्नेटी मींस देश की स्वतंत्रता सत्ता को आप देखेंगे।
देखेंगे। इसका कंक्लूजन क्या है कि शांति वार्ता अभी भी सफल नहीं हुई है, दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है कि मध्य पूर्व में क्या होगी, स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ऑयल के बढ़ते हुए प्राइस, साथ ही एलपीजी हो या फिर हमारी जितने भी उधर से हमारा व्यापार होता है, हमारा जो इंपोर्ट और जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें काफी रुकावटें आ रही हैं, जिससे कि जितने भी सेंट्रल ईस्ट के देश है उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा सकती है। तो ये सब हमने देखा। अगर क्लास को आपने लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी डेली की जो क्लासेस है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ में आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि इंडिया ने एक अपना लक्ष्य रखा है, कितना कि 60% नॉन फोसिल फ्यूल पावर जो है वो 2035 तक अपना गेन करेगा। पहले हमारा 2030 तक था 50% का, अभी 60% का 2035 तक कर दिया गया है। क्या है ये नॉन फोसिल, इसे हम देखेंगे। नॉन फोसिल फ्यूल क्या है? नॉन फ्यूसिल जो फ्यूल होते हैं हमारे, नॉन फ्यूसिल जो हमारे फ्यूल होते हैं वो होते हैं जो कि पोल्यूशन कम करते हैं, मींस ना के बराबर, जीरो पॉल्यूटेड होते हैं, मींस जीरो पोल्यूशन होता है, जीरो पोल्यूशन इसका होता है। साथ ही अगर आप देखेंगे कि जो हमारे फोसिल होते हैं जिससे पोल्यूशन होता है। फोसिल कौन कौन से होते हैं? फोसिल फ्यूल होते हैं जैसे कि आप देखोगे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल हमारा हुआ, साथ ही हमारा डीजल हुआ। इसी के साथ में आपको और जो हमारे देखने को मिलेंगे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब क्या होता है? कोयला, ये सब होते हैं हमारे फोसिल फ्यूल्स। इसके साथ नॉन फोसिल होते हैं जितने भी हम इलेक्ट्रिक चीजें होते हैं या फिर सोलर पावर से जो हमारी चीजें चलती हैं वो हमारी नॉन फ्यूल फोसिल फ्यूल होते हैं, मींस जिसमें जीवाश्म नहीं होता है। फोसिल माने जीवाश्म। भारत ने 2035 तक बड़ा क्लाइमेट जो पर्यावरण लक्ष्य तय किया है। 2035 तक वो क्या करेगा? 60% बिजली गैर जीवाश्म जो कि नॉन फोसिल फ्यूल स्रोतों से आएगी। इसी के साथ में नॉन फ्यूसिल जो फ्यूल्स है वो है क्या क्या? तो आप देखोगे ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रदूषण कम करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हुई। सौर ऊर्जा में क्या क्या आएगा? जैसे हमारी पवन ऊर्जा हुई, जल विद्युत हुआ, हमारा हाइड्रो पावर हुआ, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर हमारी एनर्जी हुई, कोयला, पेट्रोल, डीजल हमारे फोसिल जो फ्यूल है वो होते हैं। तो इनसे हमारा क्या होगा कि जो हमारी पवन ऊर्जा है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर है, सॉरी, इनसे क्या होगा? इनसे लाइट बनाई जाएगी, इनसे मैक्सिमम चीजें हम चला पाएंगे। तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2035 तक। तो क्वेश्चंस में आपके बन सकते हैं कि भारत ने अपना लक्ष्य कितना रखा है कि जब वो नॉन फ्यूसिल जो हमारे फ्यूल्स हैं उन्हें यूज करेगा। 2035 तक वो 60% फ्यूल्स जो है नॉन फ्यूसिल हमारे यूज करेगा, मींस जो जीवाश्म नहीं होंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नए लक्ष्यों में बड़े जो 3 लक्ष्य हैं, 3 टारगेट है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 60% जो बिजली है वो नॉन फोसिल से होगी। अभी लगभग 52% क्षमता है हमारे पास, जो प्रेजेंट में है वो 52% है। अभी 8% और बढ़ाना है। 52% है तो, लेकिन उससे हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं? हम सिर्फ 25% कंज्यूम कर पा रहे हैं, इसलिए अभी उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए हैं कि हमारा 60% जो बिजली है वो नॉन फोसिल से हो जाए। इसे बढ़ाकर कितना करना है? 60% करना है। एमिशन कम करना है, में जीडीपी के प्रति जो हमारी यूनिट पर 47% तक उत्सर्जन घटाना है। 2005 के स्तर से हमें क्या करना है? उसे बढ़ाना है। इसी के साथ में कार्बन सिंक बढ़ाना है, में जंगलों और पेड़ों के जरिए 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन CO2 एब्जॉर्ब करना है, मींस CO2 को हम सोख सके। किससे? तो हमारी ये कहा गया है पेड़ पौधों से। जो हमारे कार्बन सिंक होते हैं वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जितने लगाए जाएंगे CO2 को उतना ही कंज्यूम करेगा, उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे स्पंज देखा होगा आपने, स्पंज होता है, स्पंज को अगर पानी में डाल दो तो क्या करता है? पानी को सोख लेता है। इसी तरह अगर पेड़ होते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, मींस आप अच्छे से जानते हैं कि हम अगर सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? O2 को लेते हैं और CO2 को हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वो उल्टा करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं, O2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पेड़ पौधे वो किसका काम करते हैं? कार्बन सिंक का काम करते हैं, मींस CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। तो हमारा क्या रखा गया है कि मींस हम पेड़ों को और ज्यादा अधिक लगाएंगे जिससे कि जो CO2 है उसे एब्जॉर्ब कर पाए। इसी के साथ में
ये लक्ष्य क्यों तय किया गया है? भारत पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये किया गया है। इस ये जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी होती है। वो एक लक्ष्य रखता है जिसे पूरा करते हैं। कर होगा या नहीं होगा वो कंट्री के ऊपर डिपेंड है। अगर कर लेते तो वो एक अच्छा होता है, नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। साथ ही इसलिए भारत को अपने एनडीसी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है अपडेट करने होते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसका? तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। मीन्स हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना होता है। इसमें सभी देशों के लिए बराबर नहीं होता है कि सबको बराबर ही करना होता है। जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए ज्यादा होता है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए कम होता है। जैसे कि भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारी मिसाइल्स हैं या फिर जो हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं वो डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका हुआ उसके मुकाबले कम करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक चीजें, मशीनें, मिसाइल्स ज्यादा है हमारे मुकाबले। तो इसीलिए क्या होता है, उनके पास ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा लक्ष्य रखना होता है, साथ ही उन्हें पैसा भी ज्यादा देना होता है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें थोड़ा कम कंज्यूम उसमें करना होता है, कम उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। ये हुआ पेरिस जो एग्रीमेंट है। कब शुरू हुआ था? 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका सदस्य देश भारत बना कब? पेरिस एग्रीमेंट के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, लगभग 52% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फ्यूसिल से है, लेकिन एक्चुअल जो बिजली उत्पादन केवल 25% ही हमारा नॉन फ्यूसिल से हो रहा है। ये भी हमारे लिए काफी बड़ी जो है चुनौती है कि किस तरह से हमारा फ्यूल जो नॉन फ्यूसिल फ्यूल है वो हो तो 52% रहा है, लेकिन हम कंज्यूम कितना कर पा रहे हैं? हम यूज जो है 25% ही अभी कर पा रहे हैं। इसी के साथ में फॉरेस्ट कवर अभी भी 33% के लक्ष्य से हमारा कम है। मींस 24%, 6% के करीब हमारा अभी है। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज हमारे वंदे मातरम से है। वंदे मातरम पर एक एडवाइजरी की गई है। क्या कहा गया है कि जब वंदे मातरम में आप देख रहे होंगे कितनी बार हमारी चीजें आई हैं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, अब ये आया है, तो वंदे मातरम पर एक फैसला आया है कि वंदे मातरम सबके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे गाओगे ही या फिर आप उसका सम्मान करोगे ही। अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हमारा वंदे मातरम हमारे देश की शान है, इसलिए हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए और गाना भी चाहिए। लेकिन ये किसी पर थोपा नहीं जाएगा कि हम जबरदस्ती किसी से कराएं कि आपको ये करना ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियर किया है कि ये जरूरी नहीं है कि आप उसे करें ही, ये आपकी मर्जी है। इसी देखते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 51 क्या कहता है। जो आर्टिकल 51 है हमारा डीपीएसपी, कब ये 42 जो हमारा 42nd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत हमारे ऐड किए गए थे डीपीएसपी। और इसी में आर्टिकल 51 ए कहा गया है कि फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज है, नागरिकों का कर्तव्य है क्या? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। क्योंकि ये कहा जाता है कि वंदे मातरम का हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि उसका सम्मान आपको करना ही होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये जो हमारा आर्टिकल 51 ए कहता है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान करना, और उसका साथ ही आपको जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसका सम्मान करना जरूरी है। अगर उसका नहीं करते तब पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसी के लिए यहाँ क्लियर किया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, लेकिन कोर्ट ने कहा सम्मान करना जरूरी है, गाना अनिवार्य नहीं है, जो वंदे मातरम के लिए बोला गया है। वंदे मातरम गाना देशभक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे गाना व्यक्तिगत पसंद है या फिर सरकार की एडवाइजरी, सिर्फ सुझाव और कानून नहीं है। ये कोई भी कानून नहीं है कि आपको ये करना ही करना होगा। हाँ, हम भारतवासी हैं, हमारी शान है, इसीलिए हम वंदे मातरम गाते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। ये वंदे मातरम पर दिया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा आर्टिकल 51 ए कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है ना। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कैबिनेट अप्रूव, जो हमारा उड़ान स्कीम है उसे अप्रूव किया गया है। अब ये उड़ान स्कीम है क्या? तो उड़ान स्कीम आप देखोगे कि जिस तरह से हमारी मेट्रो के लिए स्कीम चलती है, हमारी रेलवे के लिए स्कीम चलती है, ऐसे ही हमारी फ्लाइट के लिए स्कीम चली है। फ्लाइट के लिए स्कीम क्या है कि जहाँ छोटे छोटी जगह है वहां पर भी एरोप्लेन की क्या हो, वहां पर सुविधाएं हो। इससे क्या होगी, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हमारी जो
इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रोंग होगी। हमारे जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आज तक फ्लाइट में बैठे ही नहीं हैं, वो भी फ्लाइट में बैठ पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या किया है, उसके लिए भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या है कि पहले जो था उड़ान के तहत जैसे कुछ जो एयरपोर्ट से बनाए गए थे और उनके लिए जो भारत सब्सिडी देता था, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, वो 3 साल की देती थी। कितने साल की? 3 साल की देती थी। अब 3 साल में क्या होता था, 3 इयर्स की हमारी सब्सिडी होती थी। तो 3 साल अगर एयरपोर्ट स्टार्ट होते हैं और 3 साल तक चलते हैं तो वो प्रॉफिट कुछ कमा पाते थे, कुछ नहीं कमा पाते थे। अब जो नहीं कमा पाते थे वो क्या करते, वहां से बंद कर कर चले गए। तो अब सरकार ने क्या किया है कि इस 3 साल को कर दिया है 5 ईयर। अब 5 ईयर की एक प्लानिंग कर दी है कि अब जो भारत है वो सब्सिडी 5 ईयर की देगी। इसी के साथ ये भी देखा गया कि भाई जब एरोप्लेन वहां से फ्लाइट अपनी उड़ान भरेंगे तो उस टाइम पर अगर एरोप्लेन में 100 सीट है और व्यक्ति वहां पर 1-2 ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में मेट्रो चली तो वहां पर बहुत ही कम लोग जाते थे कि मेट्रो में कौन ही जाएगा, दिल्ली में और सब सुविधाएं बहुत हैं। लेकिन अब देखोगे कि मेट्रो में इतनी भीड़ रहती है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं होती, इस लेवल की भीड़ मेट्रो में रहती है। तो इसी तरह से पहले अगर कोई भी एयरपोर्ट हो, कोई भी फ्लाइट चीजें हो, अगर स्टार्टिंग में चलाई जाती है तो क्योंकि लोगों को उसकी सुविधा की इतनी जानकारी नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता इनका कितना बेनिफिट होगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं और फिर लोगों को उसकी आदत हो जाती है और जाना शुरू करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि 3 साल तक आपको जो दी जाती थी वो 5 साल की सब्सिडी कर दी गई है। इसी के साथ जो आपको नुकसान होगा, जो आपको ज्यादा यात्रियों का जो आपकी ज्यादा यात्री आने चाहिए लेकिन कम आ रहे, उसकी भरपाई भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन आप वहां पर वो एयरपोर्ट चलाइए। तो जो छोटे छोटे जहां पर आपको देखने को मिलेंगे एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर भी एयरपोर्ट की फैसिलिटी होगी। इसी के साथ हमारी जो बॉर्डर है, हमारी सैनिकों की कनेक्टिविटी वो स्ट्रोंग होगी, है ना, वहां पर फटाफट से जा पाएंगे। जब जैसे कि आपने देखा होगा जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो भारत को सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या देखने को मिली थी कि वहां पर जाने के लिए रोड ही नहीं थे। जब हमारे सैनिक यहाँ से चले कितने कितने दिनों में वो ऊपर पहुंच पाए, और जब तक वहां पर पहुंचे तब तक हमारे जो सैनिक थे ऑलरेडी इतने थक चुके थे, और फिर वहां जाके वो युद्ध करना तो बहुत ही मुश्किल हुई थी। तो इसी के चलते हुए इसीलिए अब सरकार क्या कर रही है, जहां जहां हमारे सोल्जर्स को दिक्कतें होती हैं तो क्या करे, सड़कों को मिला रही है, हाईवे बना रही है, मीन्स कनेक्टिविटी को जोड़ती हुई चल रही है, जिससे कि कभी इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो फटाफट हमारे सैनिक वहां पर पहुंच पाए, उनके लिए सामान पहुंच पाए। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें हुई कि किस तरह से हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट भी काफी जरूरी है। बाई चांस आप देखोगे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। पहले वहाँ पे बसों के लिए रास्ते हैं या नहीं है, बस पहुँचेगी या फिर ट्रेन पहुँचेगी या फिर अपने ही साधन से वहाँ पर चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन अगर एरोप्लेन की वहाँ कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट हो, तो सेकंडों में क्या वहाँ पे मिनटों में हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये हमारी सरकार इस पर काम करने वाली है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना का जो उड़ान देश का आम नागरिक में बदलाव को मंजूरी दी। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो इसके टिकट होंगे, एयरपोर्ट की जो फ्लाइट के टिकट होंगे बहुत ही सस्ते होंगे। जैसे कि अगर आपको पता चले जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हमारा रिजर्वेशन होता है थर्ड एसी में हो या फिर एसी में हो, तो हमारे कितने होते हैं, 2000 लगभग तक होता है। अगर 2000 में हम फ्लाइट से जा रहे हो तो मैक्सिमम लोग क्या प्रीफर करेंगे, फ्लाइट से जाना प्रीफर करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी इतना महंगा उसका फ्लाइट का टिकट होता है, तो जो गांव के लोग हैं, जो एक मीडियम फैमिली है, वो भी प्रीफर नहीं करते एरोप्लेन में जाने का, क्योंकि उसके टिकट काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं इतना महंगा हम वहाँ पे टिकट देंगे, इससे अच्छा है हम ट्रेन से या बस से निकल जाएं, तो वो हमें बचत हो जाएगी। तो अब टिकट भी कम किए जाएंगे। आपने एक मूवी देखोगे, अक्षय कुमार की एक मूवी थी हेलीपैड, शायद मूवी है वो, देखना काफी अच्छी मूवी है। हमारे एयरपोर्ट पर ही बनी हुई वो मूवी है, बहुत ही अच्छी। उसमें दिखाया गया कि किस तरह गांव के लोगों को पता भी नहीं होता एरोप्लेन में जाना किस तरह से एयरपोर्ट है, वो जा ही नहीं पाते वहां तक, है ना। तो इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर देखेंगे एयरलाइंस को मिलाने वाली सब्सिडी का समय बढ़ा दिया गया है और योजना को और भी मजबूत बनाया गया है। इसी के साथ में उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले छोटे शहर जैसे कि टियर 2 टियर 3 को सस्ती हवाई
हवाई सेवा से जोड़ना, आम लोगों को सस्ती हवाई सफर देना, छोटे एयरपोर्ट्स का विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका काम होगा। साथ ही नए बदलाव क्या हुए तो सब्सिडी अवधि बढ़ाई गई है। मैंने आपको बताया पहले क्या थी 3 साल थी, अब ये 5 साल कर दी गई है ताकि एयरलाइंस को ज़्यादा समय मिले और जो रूट्स हैं उन्हें भी प्रॉफिटेबल उन्हें जो रूट्स हैं वो प्रॉफिटेबल बन सके। योजना के लिए कुल बजट अगर आप देखेंगे 28,840 करोड़ से की गई है, जिसमें कि 10,384 करोड़ एयरलाइन सब्सिडी के लिए दी जाएगी। सब्सिडी देने का तरीका क्या होगा कि पहले जो होगा टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर पैसा आता था, अब सीधे सरकार उसको फंड देगी। अब सीधे क्या करेगी सरकार उसका फंड करेगी, जिससे कि कंपनियों को ज्यादा नुकसान झेलना ना पड़े और वो वहां पर टिकी रहे। इसी के साथ योजना में शामिल होना 100 नए एयरपोर्ट जो एयर विकास जो विकसित होंगे, इसी के साथ में एयर स्ट्रिप्स जो विकसित होंगे, 200 हेलीपैड बनाए जाएंगे जो कि रिमोट एरियाज के लिए होंगे। छोटे एयरपोर्ट्स को सपोर्ट दिया जाएगा, जो लो ट्रैफिक एयरपोर्ट्स के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा मिलेगा। खासकर दूर दराज और कठिन इलाकों में भी ये विकसित किए जाएंगे। बदलाव क्या होगा, पहले की समस्या थी कि कई रूट 3 साल में प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाते थे, इसलिए क्या होते थे एयरलाइंस ने रूट्स को क्या किया बंद कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, इसी के साथ में रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 663 रूट में से सिर्फ 327 रूट ही चालू रह पाए हैं। अब सरकार का उद्देश्य क्या है, ज्यादा लोगों को हवाई यात्रा से जोड़ना, रिमोट एरिया पहाड़ी दूर दराज तक के कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। ट्रांसजेंडर से जो रिलेटेड हमारी न्यूज है उसमें क्या आप देखने को मिलेगा, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट ओनली। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। देखते हैं, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक बिल आया है। आप देखोगे कि एक नालसा बिल था और अब एक न्यू बिल आया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नालसा बिल कहता था कि जो ट्रांसजेंडर उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे, उन्हें पहचान दी गई थी, लेकिन उनकी जो पहचान थी वो उनकी मर्जी की थी। वो रिवील करें या ना करें वो उनका हक था। उन्हें सबको बताने की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप से हमारी मर्जी है तो हम बता देंगे, अगर नहीं मर्जी तो नहीं बताएंगे। न्यू बिल में क्या हुआ है? न्यू बिल में आया है कि आपको मेडिकली क्या करना होगा, पहले मेडिकली जांच करानी होगी, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तभी आप उसमें चिन्हित किए जाएंगे, मींस आप ट्रांसजेंडर में रखे जाएंगे। ये चीजें इसमें आई है। अब इस पर ऑब्जेक्शन उठा है कि कोई रिवील नहीं करना चाहता। इसके दोनों जो बिल हैं दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कुछ किस तरह से कौन नालसा को सही कह रहे हैं, किस तरह से न्यू बिल को सही कह रहे हैं, ये हम आके देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारी राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है, लेकिन इस पर काफी विरोध भी हुआ है। बिल क्या है पहले आप ये समझें। सरकार के अनुसार इस बिल का जो उद्देश्य है वो है ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन से सुरक्षा देना, कानूनी पहचान, जो लीगल आइडेंटिटी है उसे देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर होंगे ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण भी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें मेडिकल जांच करानी होगी। सरकार का पक्ष क्या है? मंत्री ने कहा यह बिल समाज के सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश है। इससे ट्रांसजेंडर लोगों को सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, अधिकार मिलेंगे और राज्य में जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाए जाएंगे जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सके। अब विरोध क्या हो रहा है? सबसे पहला जो विरोध है वो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर सवाल, कि जो हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वो रिवील हो रही है। हमारा मन है तो हम दें या फिर ना दें, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदायों का क्या कहना है कि पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, जबकि उनकी मांग है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद की पहचान का अधिकार होना चाहिए। मींस अगर हम चाहें तो हम मानेंगे और अगर नहीं चाहे तो ना माने, है ना। रिवील करना चाहे रिवील करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट होती है, मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल जांच होती है, तो उसमें कितने फेज से उन्हें गुजरना पड़ेगा और ये उन्हें लगता है कि ये हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो ये इसकी बात कही गई थी। अगर क्लास को आपने लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो
प्लीज क्लास को लाइक कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सेकंड जो है, सेकंड क्या विरोध क्या है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें डर है कि जो बिल से डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ सकता है। उन्हें लगता है कि हमारा जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ में सेलेक्ट कमेटी की मांग है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि विस्तार से जांच हो, लेकिन सरकार ने इसे सीधे पास कर दिया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़े पहलू देखने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपनी सुनवाई की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने कहा था इस बिल पर और विचार किया जाए। सरकार ने इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया। ग्राउंड रियलिटीज की क्या है कि भारत में कई ट्रांसजेंडर लोग पहचान पत्र बनवा चुके हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी डर के कारण सामने नहीं आते। आप देखते होंगे है ना कि ट्रांसजेंडर रहते हैं, इन्हें काफी परेशान भी किया जाता है, बहुत इन्हें चीजों का सामना करना पड़ता है, प्रेशराइज रहते हैं, बहुत सारी चीजों में इन्हें जॉब नहीं दी जाती, मतलब बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो कुछ का मन होता है हम रिवील करें, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिवील ही नहीं करते कि हम ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो फीमेल मेल की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या होगा, अगर ये बिल पारित होता है तो इसमें मेडिकल जांच होगी, इसके साथ ही सब कुछ रिवील हो जाएगा, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो रिवील हो जाएगी। तो इस चीज का इन्हें डर है कि इससे तो हमारा सम्मान है, हमारी जो पहचान है, हमारे साथ जो एक भेदभाव होता था वो और अधिक होगा। तो ये इस पर कहा गया है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे, ये हमारे पॉलिटी जीएस पेपर सेकंड में के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, जिसमें इक्वलिटी कहती है। आर्टिकल हमारा 14 कहता है कि हमें इक्वलिटी का पूरा हक है, और राइट टू डिग्निटी जो कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी, मींस 21 में हमारा दिया गया है राइट टू डिग्निटी के बारे में। इसी के साथ सोशल जस्टिस में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मार्जिनलाइज कमेटीज इंक्लूजन विज एक्सक्लूजन डिबेट के लिए इंपोर्टेंट केस इसमें कौन सा था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मान्यता दी थी। अब नालसा जो है, नालसा केस क्या था, नालसा केस में था जिस तरह से इसमें मेडिकल के लिए बोला गया है कि आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा, नालसा में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी वो खुद की मर्जी थी कि वो अगर चाहे तो एक्सेप्ट करें, अगर नहीं चाहते तो एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पे आप देखोगे कि नालसा को क्यों सही माना गया, फंडामेंटल राइट्स पर आधारित था, डिग्निटी और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स के लिए अनुसार भी ये था। ये बिल क्यों जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर देता है, साथ ही वेलफेयर स्कीम को ऑर्गेनाइज करता है, मिसयूज रोकने का भी प्रयास है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए चीजें कह रहा है ना, लेकिन इसके मिसयूज भी हो सकते हैं। अब नालसा कहता है कि बाई चांस ट्रांसजेंडर को कुछ आरक्षण दे दिया जाए तो अगर मेडिकल टेस्ट नहीं होगा तो इसके मिसयूज भी हो सकते हैं, कि अगर जिस तरह आप देखे जा रहे होंगे कि यूपीएससी में आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस का मिसयूज किया जाता है ना, और आरक्षण के जैसे एससी एसटी का उसका मिसयूज किया जाता है, तो इस तरह से इसका भी मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए ये बिल बनाया गया कि आपको टेस्ट, मेडिकल टेस्ट देना, जांच करानी होगी, और उससे क्या होगा, अगर आपका ये निश्चित होता है कि आप ट्रांसजेंडर है तो फिर उसके लिए आपको काफी हेल्प भी मिलेगी, आपको आरक्षण मिलेगा, वेलफेयर शुरू किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके लिए बेनिफिशियल होंगे। मीन्स दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, और जो हमारे ट्रांसजेंडर की प्रॉब्लम्स है वो भी उनके लिए ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हमें देखना होगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि नालसा क्या था, नालसा था फंडामेंटल राइट्स पर आधारित था, डिग्निटी और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता था, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के भी अनुसार था। जो नया बिल आया उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि आपको स्ट्रक्चर देता है कि वेलफेयर स्कीम के ऑर्गेनाइज करता है, मिसयूज को रोकने का प्रयास करता है, साथ ही आपको मेडिकल टेस्ट के जरिए अपनी जांच करानी होगी, जिससे कि साबित होगा आप कि जो आपके डिग्निटी, आपकी जो पहचान है वो उससे साबित होंगी। ये हुई हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रम्प पुश ईरान स्ट्राइक से स्टिल लाइकली। आपको मैंने बताया कि ट्रम्प ने क्या कहा था, अभी हम कुछ दिन के लिए अपनी स्ट्राइक को रोक देते हैं। किस तरह से बातें की थी कि ट्रम्प ने कहा था कि हम 5 दिन तक कोई युद्ध नहीं करेंगे। इसी के लिए ईरान ने कहा हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी डील नहीं हुई है कि 5 दिन तक युद्ध नहीं होंगे। इसके अगले दिन ही ईरान ने अटैक कर दिया था, मिसाइल छोड़ दी थी। यहाँ देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान पर होने वाले हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए गए हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई है।
अमेरिका ने कहा, मीन्स डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने उसे डिनाई कर दिया कि हमारे बीच ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। मीन्स जो डोनाल्ड ट्रंप है वो झूठ बोल रहे हैं। मैक्सिमम टाइम ये करते रहते ही हैं। मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है ईरान, मीन्स आपको अगर नॉर्थ में ईरान देखने को मिलेगा तो नॉर्थ में ईरान के जस्ट आपको साउथ में देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ, और आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। कौन? हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में देखेंगे तो आपको आपको गल्फ खाड़ी देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो आपको देखने को मिलेगा ओमान देखने को मिलेगा ईस्ट में। ईस्ट से अगर वेस्ट में चलते जाएंगे तो ओमान के वेस्ट में आपको यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात के नॉर्थ में आपको कतर देखने को मिलेगा। वेस्ट में आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में आपको कुवैत देखने को मिलेगा। कुवैत के नॉर्थ में आपको इराक देखने को मिलेगा। और कुवैत के ही वेस्ट में अगर आप चलेंगे तो आपको जॉर्डन दिखाई देगा, और जॉर्डन के वेस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा इजराइल देश। तो आप यहाँ देखेंगे जो ये आपको पीच कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है छोटा सा इजराइल, जिसने किसकी नाक में दम किया हुआ है? गाजा की नाक में दम किया है, इधर फिलिस्तीन को, लेबनान को, और इधर अब ईरान को परेशान किया हुआ है। यहाँ आपको लेबनान देखने को मिलेगा। इजराइल के आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा लेबनान, जहां पर मैंने आपको बताया था हिजबुल्लाह का काफी दबदबा है, और हिजबुल्लाह के वजह से ही क्या किया था, इजराइल ने इस पर आक्रमण किया था, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री संघ है, जो कि उसके पास काफी ताकत भी है, जिससे वो इजराइल को टक्कर दे रहा है, लेबनान पर अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए है। इजराइल के ही आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा वेस्ट बैंक, और आपको इजराइल के नॉर्थ में सीरिया देखने को मिलेगा। और क्योंकि इजराइल का कहना है कि सीरिया और ईरान दोनों ही लेबनान के हिजबुल्लाह जो संगठन है उसे क्या करते हैं, फंड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इजराइल के ही पास में इजराइल के नॉर्थ इजराइल के साउथ में आपको देखने को मिलेगी स्वेज नहर, जहां पर आपको देखने को मिलेगी स्वेज नहर दूसरा रूट है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया तो अब स्वेज कैनाल से क्या किया जाए, रास्ते को ओपन किया जाए, स्वेज कैनाल से ही जो ऑयल आ रहा है वो लाया जा रहा है। मीन्स वो बहुत ही बड़ा हमारा रास्ता पड़ जाता है, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन में जो है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर किस किस को कनेक्ट करती है? तो स्वेज नहर अगर आप देखोगे वेस्ट में, तो वेस्ट में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, और ईस्ट साउथ में आपको रेड सी देखने को मिलेगा। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करती है वो स्वेज कैनाल करती है, ये आप याद रखेंगे। स्वेज कैनाल के अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, सूडान देखने को मिलेगा, लीबिया देखने को मिलेगा। ये देश कुछ है जिन्हें आपको याद रखना होगा। हमारे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते, तो इसलिए आपको एक जहां जहां पर युद्ध हो रहा है उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है वो आपको पता होने चाहिए, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ लेबनान की अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको तुर्की देखने को मिलेगा, और तुर्की के ही नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी। कौन सा? ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक सी के ईस्ट में देखोगे रशिया देखने को मिलेगा, जॉर्जिया देखने को मिलेगा, अर्मेनिया देखने को मिलेगा, और अजरबैजान देखने को मिलेगा। ये देश देखने को मिलेंगे। अजरबैजान के वेस्ट में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी के ईस्ट में आपको कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये आपको देखने को मिलेंगे। ये हुआ हमारा मैक्सिमम मैप, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जितने भी देश हैं वो आपको पता चल गए होंगे। एक हमारा हल्का सा मेमोराइज हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि कौन कौन से देश कहां पर हैं। हमें फिर याद रहते हैं, जब इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें फटाफट याद आ जाते हैं कि कहां से क्या क्वेश्चन बना था। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, आते हैं दोनों देशों के बीच अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। किसने कहा है? ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने बहुत ही अच्छे से अपने बात को रिप्रेजेंट किया है, और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम अपने आप से ही बोल देते हैं कि भाई ईरान और यूएसए के बीच में हमारी क्या हुई है, हमारी बातचीत हो गई है, अब तो शांति समझौता होने वाला है। और इन्हें लगा कि ईरान भी बोल देगा कि हाँ भाई हमने कर लिया है, लेकिन इन्हें आइडिया ही नहीं था कि ईरान उसे डिनाई कर देगा। ईरान ने खुलेआम बोला है और क्लियर शब्दों में बोला है कि हमारी ऐसी कोई भी समझौता नहीं हुआ है, ना ही हम दोनों के बीच कोई भी बातचीत हुई है। तो इसी के साथ में अगर समझौता होता
होता है तो उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई कि ये कंडीशंस होंगी तब होगी, नहीं तो हमारा कोई भी समझौता अभी नहीं हुआ है। इसी के साथ में उन्होंने दावा यह भी किया, ट्रंप ने दावा यह भी किया कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन रही है, यानी अभी युद्ध टलने की कोशिश हो रही है, शांति समझौते की संभावना है। आप जानते होंगे ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो जब भी कोई बातचीत करेंगे बिजनेस से ही रिलेटेड होगी उनकी, क्योंकि इन्हें पता है कि जो शेयर मार्केट है वो उतराव चढ़ाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ये बातें बाहर निकाल देते हैं कि हम दोनों का समझौता होने वाला है, हमारे जो देश है ईरान से बात कर रहा है, और इससे क्या होगा, शेयर मार्केट खुद पे ही अपने आप ही बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट काफी गिरता जा रहा था। तो इन्होंने इसके चलते ही ये सब चीजें कही, लेकिन साथ ही ईरान ने भी एक क्लियर शब्दों में बोल दे कि हमारा कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने इन बातों को नकार दिया है। यह सब फेक न्यूज है। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है, अगर हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया और यूएई पर खतरा मंडरा रहा है। इन देशों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। गल्फ क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, डायरेक्ट यूएसए को, इजराइल को तो टारगेट नहीं कर पा रहा है, वहां तक कुछ ही मिसाइल पहुंचा पा रहा है, लेकिन जितने भी गल्फ खाड़ी देश है उनकी नाक में दम किया हुआ है, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं ट्रंप को कि भाई युद्ध रुकवाइए, क्योंकि आपकी वजह से हम पिस रहे हैं। हमारी तो कोई दिक्कत, हमारी तो कोई हाथ ही नहीं था, हम तो चाहते ही नहीं थे युद्ध के लिए, लेकिन हम बिना वजह ही पिस रहे हैं, तो प्लीज आप युद्ध को रुकवाइए। इसीलिए ट्रंप क्या हो रहा है, प्रेशराइज किए जा रहे हैं, अब प्रेशराइज हो रहे हैं। इजराइल यूएसए की भूमिका अगर आप देखोगे तो इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले से ही सख्त रुख ले चुके हैं। पर्शियन गल्फ में अगर आप देखोगे तो जहाजों और सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। अगर क्लास को आपने लाइक ना करा हो, शेयर ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट, हमारी क्या न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन क्या है, डीलिमिटेशन को इंप्लीमेंट किया गया है वुमेन्स के लिए। अब यहां पर देखेंगे डीलिमिटेशंस क्या है। आप सब जानते हैं कि जब भी हमारी जनगणना होती है तो उसमें क्या किया जाता है कि हमें पता लगता है किस प्रदेश में, किस राज्य में कितनी जनसंख्या वहां पर है। जनगणना से इसीलिए तो कराई जाती है कि जिससे कि वहां की हम ज्यादा वहां पर तरक्की करा पाए, वहां का सिस्टम को ठीक कर पाए। और उसके लिए क्या होते हैं, जितने ज्यादा लोग होते हैं वहां पे सांसद, वहां पर मंत्री उतने ही ज्यादा बनाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि वहां की जो देख रेख है, वहां की सुरक्षा है, वहां की जो उन्नति है वो अच्छे से कराई जा सके। अब इसी के चलते हुए क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि साउथ वालों ने क्या किया था, अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया था, वहां पर शिक्षा को बेहतर बनाया और सब चीजों में बेहतर बनाया, जिससे कि जनसंख्या को रोक सके। लेकिन नॉर्थ के जितने भी देश थे, नॉर्थ के जितने भी हमारे स्टेट थे, वो ये सब चीजें नहीं कर पाए हैं, वहां जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर हमारी जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है तो साउथ को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा और नॉर्थ उसका बेनिफिट ले जाएगा। तो इसी के चलते हुए अभी कुछ चीजें हुई हैं जिसमें एक परिसीमन आया है। परिसीमन क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन करने की योजना बना रही है। परिसीमन होता है कि हमारी चीज जो जनगणना है उसके आधार पर ना होकर कुछ चीजें की जाती हैं। जो राज्यों की सीटें हैं उन्हें निश्चित किया जाता है, और अब वो वुमेन्स के लिए किया गया, मीन्स राज्यों में सीटों को बढ़ाया गया है और उसमें शामिल किसे गया है, तो लेडीज को उसमें शामिल किया गया, वुमेन्स को उसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन डिलिमिटेशन करने की योजना बना रही है। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हो सकती है। जो हमारे 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो परिसीमन है, जो डिलिमिटेशन है, वो की जाएगी। महिला आरक्षण क्या है, 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, कि 33% जो सीटें होंगी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब उसे ही लागू किया जाएगा, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे आपको देखने को मिलेगा परिसीमन। पहले देखेंगे कि डिलिमिटेशन है क्या। सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों में जो कॉन्स्टिट्यूशंस की सीमाओं और सीटों की संख्या तय करना होता है। चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का संख्या तय करना होता है। जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनर्वितरण होता है ताकि हर क्षेत्र का समान प्रतिनिधित्व मिले। तो सीटों का क्या होता है, यहाँ पे बंटवारा होता है। क्या बदलाव हो सकते हैं, अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं,
543 सीटें हैं, लेकिन प्रस्ताव के अनुसार ये 816 सीटें हो सकती हैं, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मीन्स इसमें से 33% जो कोटा होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये बातें कही गई हैं, ये परिसीमन होने वाला है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे 2011 सेंसस क्यों लिया जा रहा है, कि आखिर 2011 की जनगणना ही क्यों ली जा रही है। तो इसको देखोगे 2021 की जनगणना भी हुई नहीं है और 2027 में ये होने वाली है, लेकिन अब हम आंकड़ा कौन सा उठाएंगे, 2011 का। तो इसीलिए पुरानी सरकार पुराने 2011 डेटा का उपयोग करना चाहती है। विवाद क्या है, कंट्रोवर्सी, मैंने आपको बताया साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है कि दक्षिण भारत के राज्यों को चिंता है कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, इसलिए सीटें भी कम हो सकती हैं। सॉरी, अगर सीटें कम होगी, प्रॉब्लम क्या है, आप कब बोलोगे कि सीटें कम होने से क्या ही होगा, है ना, वहां पे सीटें कम है क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारी जो सरकार बनती है, वो सीटों के आधार पर ही तो बनती है। जैसे कि आप देखोगे सबसे ज्यादा जो मायने रखती है हमारी सीटें रखती हैं उत्तर प्रदेश की हुई। उत्तर प्रदेश में जो सरकार ज्यादा जीत जाती है, उसे लगता है कि वहां से सीटें ज्यादा कलेक्ट कर पाएगा जो प्रधानमंत्री होंगे। बड़े बड़े राज्य जितने भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बड़े बड़े हमारे स्टेट है। अब इनमें क्या होगी, इनपे सीटें ज्यादा होंगी। साउथ में जैसे हमारे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, गोवा हुआ, यहाँ पे कम सीटें हैं, आंध्र प्रदेश हुआ। अब इनकी तो फिर कुछ महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जब इनके पास सीटें कम होगी तो इन्हें तो पूछेंगे ही नहीं, है ना। तो इसी की वजह से इनका कहना है कि हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया, हमने प्रगति की, अपने प्रदेश में ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा उन्नति की, इसका हमें बेनिफिट क्या मिला, हमें तो नुकसान उठाना पड़ रहा है इससे। तो ये सब चीजें देखी जा रही है कि साउथ में मींस दक्षिण और उत्तर के बीच ये काफी विवाद बना हुआ है। इसी के साथ में समान प्रतिनिधित्व का सवाल है, क्या सभी राज्यों को बराबर अवसर मिलेगा, क्या जनसंख्या के आधार पर ही सीटें तय होनी चाहिए। राजनीति अवसर क्या है कि परिसीमन से कई नेताओं की सीटें बदल सकती हैं, चुनावी समीकरण भी बदल सकता है, हमारे जो इलेक्शंस होंगे उनकी भी एक इक्वेशन जो है वो चेंज हो सकती है। संविधान के अनुसार अगला परिसीमन 2026 के बाद होना है। हमने 2026 तक क्या किया था, उसे रोक लगा दी थी कि इस यहां तक क्या होगी, हमारी जो सीटें हैं वही चलेंगी। इससे आगे जब मैंने आपको जनगणना के अकॉर्डिंग जनगणना वाला सेशन पढ़ाया था, आप जनगणना वाली क्लास को देखिएगा, 2027 की जो जनगणना है उसमें मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो क्या होगा, अगला परिसीमन 2026 के बाद होना, सरकार अमेंडमेंट लाकर प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वुमेन रिजर्वेशन इशू जो कि हमारे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन रीजनल हमारे ये टॉपिक हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप वुमेन्स की देखोगे कि किस तरह से हमारी वुमेन्स जो लोकसभा राज्यसभा में स्थिति हैं, किस तरह से उनकी कम से बढ़ती गई हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में 13.63% अभी जो वुमेन्स के लिए आरक्षण है वो 13.46 है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सीटें कैसे तय होती है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिसीमन आपको तभी समझ आएगा कि जब आपको पता लगेगा कि भारत में सीटें तय कैसे की जाती है। भारत में लोकसभा विधानसभा सीटों का निर्धारण 2 चरणों में होता है। पहला होता है राज्यों को सीटें देना, हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुसार सीटें मिलती हैं। बड़ा राज्य तो ज्यादा सीटें, छोटा राज्य तो कम सीटें। अब कम सीटें हैं तो उस राज्य की मांग, उस राज्य की जो डिमांड है उसकी शक्ति भी कम होगी, क्योंकि उससे पूछेंगे भी लोग कम। जब प्रधानमंत्री या और चुनाव होंगे, जैसे आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री की चुनाव हुए तो गठबंधन से सरकार बनी और उसमें बिहार का और आंध्र प्रदेश का बड़ा रोल था। इसलिए आप देखते होंगे बजट आता है या कुछ भी चीजें आती हैं उसमें उन्नति के लिए सबसे ज्यादा बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बजट दिया जाता है। लेकिन अगर उनके पास मंत्री कम होंगे तो उनकी तो पहुंच, उन्हें लोग पूछेंगे कम। जहां जहां ज्यादा सीटें होंगी उन लोगों को ज्यादा महत्व देंगे, उस स्टेट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें और गोवा बहुत कम जो कि सीटें वहां पर है। इसी के साथ परिसीमन राज्य के अंदर सीटों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, हर क्षेत्र की पॉपुलेशन लगभग बराबर रखी जाती है। आर्टिकल 82 क्या कहता है कि डिलिमिटेशन का जो डिलिमिटेशन है वो किस में दिया गया, आर्टिकल 82 में दिया गया। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिलिमिटेशन किस में दिया गया है। तो आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन को दिया गया है। हर जनगणना के बाद संसद जो है परिसीमन कानून बना सकती है। संविधान के आर्टिकल
1981 में दिया गया है क्या कि लोकसभा की जो सीटों का बंटवारा होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। किसके? जनसंख्या के आधार पर होगा। नेक्स्ट चलेंगे। आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभा सीटें जो है राज्यों की विधानसभा सीटों का भी निर्धारण होगा। आर्टिकल 330 और 332 आरक्षण की बात करता है कि SC ST के लिए जो सीट आरक्षित है वो किसके? जनसंख्या के अनुपात से होगी। तो SC ST का आरक्षण किस में दिया गया? आर्टिकल 330 में और 332 में दिया गया है। आर्टिकल 334 क्या कहता है कि SC ST आरक्षण के समय सीमा हर 10 साल में बढ़ाई गई है। मींस हर 10 साल में आप बढ़ा सकते हैं, ये आर्टिकल में दी गई है। SC ST सीट आरक्षण कैसे होता है? तो जिस क्षेत्र में SC ST पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सीट रिजर्व होती है। अगर किसी जिले में SC पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां सीट भी SC के लिए रिजर्व होंगी। मींस वहां पर ज्यादा होंगी। SC ST की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही वहां पर सीटें दी जाती है। जिस तरह राज्य में जितनी सीटें होंगी उसी जितनी जनसंख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग सीटें दी जाती है। इसी तरह SC ST में भी होता है। ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखो 1951 में पहली बार सीट निर्धारण हुई थी। 1961 में सिर्फ अपडेट किया गया, सीटें बढ़ाई नहीं गई। 1971 में अंतिम बार पूरी तरह सीटें बदली गई थी। अब तक जो सीटें चल रही हैं वो 1971 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही चल रही है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे 2001 में सिर्फ सीमाओं का पूर्ण निर्धारण किया गया था, सीट नहीं बढ़ाई गई थी। मींस हमारी जो अभी सीटें हैं 543 वो हमारी 1971 जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही अब तक चल रही हैं। बस उन्हें अपडेट किया गया, बाकी उनमें कोई भी सीटें नहीं बढ़ाई गई थी। इसी के तहत 1971 सेंशन के बाद सीटों को फ्रीज कर दिया गया था। मींस उन्हें वहीं पर रोक दिया गया था कि क्योंकि उस टाइम पे जनसंख्या का बहुत ही चेंजेस थे कि साउथ में कम, नॉर्थ में ज्यादा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसीलिए क्या कहा गया था कि अभी 1971 में इन्हें फ्रीज कर दी गई थी कि अभी क्या किया जाएगा, सिर्फ इन्हें अपडेट कर सकते हो आप, बाकी इन्हें बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अपडेट ऐसे जैसे कि आपने देखा होगा आंग्ल जो सीट होती थी वो हमारे इसमें से हटा दी गई, तो ये सब चीजें अपडेट किया गया। सीट फ्रीज को क्यों की गई थी? कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ाना, साथ ही अगर सीटें बढ़ती है तो ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों को फायदा होता है, दक्षिण भारत को उसका नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए फ्रीज कर दी गई थी। संशोधन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1976 में, वो सीटों को 2001 तक फ्रीज किया गया था। 2001 के बाद फिर से उसे फ्रीज कर दिया गया। 84th अमेंडमेंट एक्ट में फ्रीज को 2026 तक बढ़ाया गया। अब हमारी जो सीटें हैं वो 2026 तक क्या कर दी गई हैं? हमारी फ्रीज कर दी गई हैं। अभी हम उसमें कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। लेकिन SC ST रिजर्वेशन को अपडेट किया गया है, तो ये इसमें दिया गया है। साथ ही 87th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि 2001 सेंसस के आधार पर परिसीमन किया गया था। जो हमारा परिसीमन हुआ तो कब हुआ था? 2001 के अकॉर्डिंग ही किया गया था। और 104 जो हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2020 में किया गया था, SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया था। जो हमारा आरक्षण है उसे 2030 तक बढ़ा दिया गया था। मींस 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उसमें दिया गया कि अगर जरूरत पड़ती तो आप 10 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो आप उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये बढ़ाया गया था। वुमेन्स जो रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो कि नारी शक्ति वंदना अभियान जो चलाया गया था, लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। SC ST में भी महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये इसमें दिया गया था। कौन से उसमें दिया गया था? तो ये दिया गया था वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 नारी शक्ति वंदना अभियान के अकॉर्डिंग। लागू कब हुआ? तो तभी ये लागू हुआ था, अगली सेंसस पूरी हो उसके बाद ही परिसीमन होगा। रोटेशन सिस्टम क्या होता है कि हर चुनाव में सीटें बदलेंगी ताकि हर क्षेत्र को मौका मिले। मुख्य विवाद क्या है कि कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की। नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है, और साउथ इंडियन जो है वो ग्रोथ कम कर रहा है। डिलिमिटेशन के बाद क्या होगी? नॉर्थ को सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, इसीलिए साउथ जो है इस पर क्या कर रहा है? रोक लगा रहा है, इस पर विवाद चल रहा है, इस पर बातें हो रही हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन डिले क्यों किया गया? क्योंकि सेंसस और डिलिमिटेशन के कारण लागू होने में देरी हुई। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? कई नेताओं की सीटें बदल जाएंगी। यूपीएससी के लिए अगर की पॉइंट देखेंगे तो सबसे पहले डिलिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन हुआ, फ्रीज क्यों की गई, और वुमेन रिजर्वेशन क्या है, ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप इन्हें देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट अच्छे हैं और कौन से
आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया वॉर लाइकली टू बी फेल्ट फॉर लॉन्ग टाइम, पीएम टेल्स लोकसभा। पीएम ने संसद में बताया, पार्लियामेंट में बताया कि किस तरह से वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे हम कैसे निपटेंगे, किस तरह से ये रुकेगी नहीं रुकेगी। तो ये बातचीत चल रही थी जिस पर मोदी जी ने अपने भाषण दिए हैं, इस पे हम देखेंगे। यहाँ पे आप एक बार और देख लेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको देखने को मिलेगी, और इधर आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी पर्शियन गल्फ, और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले कहां कहां पर अटैक किए गए हैं। तो आप अगर देखेंगे कि कहां कहां पर हिट किया गया है, तो आपको तेहरान में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि तेहरान में सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं। नताज में किए गए, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर पावर के पास ही नताज में किया था इसराइल ने। इसी के साथ में आपको आरक में देखने को मिलेगा, और इधर आपको सीरिया, जब यहाँ पे आपको सीरिया देखने को मिलेगी। सीरिया कहां पर स्थित है ये आपको देखने को मिलेगा कि जो ईरान के वेस्ट में आपको सीरिया देखने को मिलेगा, इराक देखने को मिलेगा, सीरिया के साउथ में आपको जॉर्डन, और इजराइल आपको यहां देखने को मिलेगा, ये है इजराइल। नेक्स्ट चलते हैं, आइए देखते हैं अब खबर क्या है। समय क्या कहा गया है कि उन्होंने देश को तैयार और एकजुट रहने की अपील की है। किसने? नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा। वेस्ट एशिया मध्य पूर्व का युद्ध भारत पर लंबे समय के लिए क्या असर डाल रहा है? तो पीएम मोदी की मुख्य बातें क्या थी कि स्थिति काफी गंभीर है। सबसे पहले आप जानेंगे कि पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जो स्थिति काफी गंभीर चल रही है इस टाइम पर, हम सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और एक दूसरे की आलोचना करनी चाहिए। मीन्स ये है कि इस टाइम पर जब भारत गंभीर स्थिति में है या फिर हम पे गंभीर समस्या आ सकती है, तो भारत को एकजुट होकर उस पर काम करना चाहिए, अपनी सोच रखनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति गंभीर है, वेस्ट एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण है, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि ऊर्जा सप्लाई पर तो काफी हमारा असर पड़ ही रहा है, तो इन्होंने यही कहा। समुद्र मार्ग पर क्या खतरा है? तो इन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं। यह रास्ता तेल सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बंद कर दिया गया है। सेकंड, उन्होंने बताया कि भारत की तैयारी क्या है। भारत के पास 5.3 मिलियन टन जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, सरकार इसे बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन करने की योजना बना रही है। अभी कितना है? 5.3 है, भारत कोशिश कर रहा है कि 6.5 बना सके। ऊर्जा और बिजली में सभी पावर प्लांट के पास में पर्याप्त कोल स्टॉक हो, सरकार गैस और ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित कर रही है। कृषि पर असर, पर्याप्त फूड ग्रेन रिजर्व है, सरकार सुनिश्चित कर रही है खरीफ फसल को बुआई सही से हो, कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो खरीफ फसल है वो अच्छे से हो, और साथ ही जो हमारे किसान है उनका भी ध्यान रखा जाए। भारतीयों की सुरक्षा, वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 3.75 लाख जो भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, ये मोदी जी ने बताया। इसी के साथ भारत की नीति क्या है? शांति और बातचीत का समर्थन क्या है? नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा की है, कि अगर वो नागरिकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं तो उनका उन्होंने क्या क्या है? निंदा की है कि ये सही नहीं है। भारत का पर संभावित असर, तेल और गैस महंगे हो सकते हैं, युद्ध में ऑयल प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इसी के साथ भारत में महंगाई बढ़ सकती है। व्यापार किस तरह से प्रभावित होगा? तो समुद्री रास्ते जो है अनसेफ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो धीमा हो रहा है, इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है थोड़ी क्या हो सकती है? उसमें महंगाई आ सकती है। ऊर्जा संकट का खतरा देखोगे तो गैस और ऑयल सप्लाई पर दबाव बढ़ा हुआ है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिजास्टर जो हमारी प्रिपेरेंस है, टॉपिक क्या है कि एनर्जी जो हमारी सिक्योरिटी है, जियोपॉलिटिक्स हुआ, डिजास्टर हुआ, इसी में हमारे जो की एरिया होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रिपेयरनेस हमारी डिजास्टर होगी। चेक पॉइंट, इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व, डाइवर्सिफिकेशन और डिप्लोमेसी, ये हमारे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपीएससी से रिलेटेड है। आप इन्हें जरूर देखेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक और हमारी एक चिड़िया है जो कि 30,000 किलोमीटर की यात्रा करती है हर साल। अगर आप देखेंगे तो कौन से वो हडसोनियन, कौन सी है? हडसोनियन गोडविट नाम की एक चिड़िया है जो कि हर साल
30,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है, लेकिन इसकी यह संख्या पिछले 40 वर्षों में 95% घट गई है। इस जो चिड़िया की जनसंख्या है वो काफी घट रही है, लेकिन ये 30,000 का यात्रा करके आती है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है हर साल। इस पर संकट देखा जा रहा है, इसीलिए इसके बारे में देखेंगे कि क्या है हडसोनियन गॉडविन। ये आपको देखने के मिलेगी, सुंदर सी बड़ी आकर्षित सी एक चिड़िया है जो आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो जनसंख्या वो कम क्यों हो रही है? जनसंख्या कम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो खेती बढ़ रही है, साथ ही हमारा एनवायरनमेंट जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, साथ ही दलदली जो जगह हैं वो कम हो रही हैं जहां पर ये अपना रहन सहन करती है। जंगलों की कटाई हो या फिर ग्लेशियर का पिघलना हो, ये सब जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं उनके वजह से क्या हो रही है, चिड़िया की जनसंख्या कम हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इन्हें किस तरह का वो चाहिए, दलदली जगह चाहिए जहां पर ये रहती हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पक्षियों में से एक है। आर्कटिक जो कि उत्तरी ध्रुव से ये चलती है, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका तक उड़ती है। मीन्स ये उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी जो हम अमेरिका है वहां तक जाती है और लगभग एक बार में ही ये 11,000 किलोमीटर बिना रुके उड़ान भर सकती है। मीन्स अगर ये उड़ना शुरू करती है तो 11,000 किलोमीटर बिना रुके अपनी उड़ान को पूरी कर सकती है। इसी के साथ खतरा क्यों बढ़ रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है, इनकी जनसंख्या का कम होना। चूजों के निकलने का समय जो है वो चेंज हो रहा है, साथ ही उसी समय पर अगर कीड़े की जो है समय मैच नहीं हो रहा है। मैं जिस टाइम पर ये अपने बच्चे को जन्म देती है उसी टाइम पर कीड़ों का जन्म नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, चूजे जो होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये देखने को मिल रहा है, ये मौसम के बदलाव की वजह से हो रहा है। हैबिटेट लॉस जो है, आवास की कमी हो रही है। वेटलैंड जो है, दलदली क्षेत्र खत्म हो रहे हैं। फार्मिंग और कंस्ट्रक्शंस बढ़ रहा है जिसके वजह से इनकी कमी देखी जा रही है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, चिली में सोलमन फार्मिंग, यूएसए में खेती के तरीके बदलना, इससे पक्षियों को खाना और आराम की जगह कम मिल रही है। चिली देश आपको पता ही है कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका है। आपको इस तरह से थोड़ा सा रफली आप देख लेंगे कि साउथ अमेरिका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है साउथ अमेरिका और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चिली देश। ये कौन सा है? ये चिली देश है। इधर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। चिली देश आपको किनारे किनारे पर ये चिली देश देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये चिली देश देखने को मिलेगा, ये अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, इधर ही बोलीविया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इक्वाडोर, यहाँ पे वेनेजुला आपको देखने को मिलेगा, कंबोडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रेंच गुआना देखने को मिलेगा, सूरीनाम देखने को मिलेगा। ये काफी देश है, आप याद रखेंगे। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयास देखने को, यूएन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी जो स्पीसीज है उनके संरक्षण के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। कई देश मिलकर इसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। माइग्रेशन का टाइमिंग जो है बदल रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया कि जो माइग्रेशन है उसका टाइमिंग बदल रहा है, साथ ही पक्षियों की बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर पड़ रहा है। पक्षी समय पर यात्रा के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, ये भी बड़ी समस्या आ रही है। माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं कई देशों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए संरक्षण के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान भरने वाली चिड़िया अब खतरे में है, इसे बचाने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं एक सर्किल होता है, वो सर्किल है, अगर वो बैलेंस रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सब चीजें बैलेंस रहेंगी। अगर उसमें से कुछ भी डगमगाती हैं चीजें तो हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड होने लगता है। जैसे आप देखते होंगे चील की जो संख्या है वो कम हो रही है, इससे हमारा एनवायरमेंट काफी पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसी के चलते हुए हमारे सर्किल में, मीन्स हमारा जो पूरा एक सर्किल है अर्थ का, उसमें हर चीज अपनी जगह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज कम होती है तो हमारे जो एनवायरमेंट है उस पर भारी असर डालती है। इसके साथ ही ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखेंगे, टीबी के बारे में जानेंगे। हमारा एक आर्टिकल आया था टीबी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। और टीबी एक बीमारी भी ऐसी है, काफी खतरनाक बीमारी देखी जा रही है, इसमें लोगों की जान चली जाती है। ये लंग्स पर को प्रभावित करती है। लंग्स को क्या करती है? सबसे पहले लंग्स को प्रभावित करना शुरू करती है। इसी के साथ में देखेंगे भारत में टीबी जो तपेदिक के जांच डायग्नोसिस का तरीका तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकी की मदद से टीबी को जल्दी और सही तरीके से पहचान संभव हो रही है। अगर आप देखोगे टीबी ही एक ऐसी वो नहीं है कि टीबी होने पर सिर्फ टीबी का ही इलाज किया जाए।
टीबी होने के साथ और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इसी के साथ में अस्थमा की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से इसके साथ साथ क्या होती है, वे बीमारियां भी होने लगी हैं। और जिसके वजह से टीबी में क्या होती है, अगर सही तरीके से इलाज ना हो तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसका अच्छा खासा इलाज है, अगर 6 मंथ का आप इसका कोर्स करते हो तो टीबी जो है इजिली ठीक भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि 6 महीने का बड़ा कोर्स है, तो जैसे ही थोड़ा आराम लगते हैं तो क्या करते हैं, लोग बाग छोड़ देते हैं कि भाई 6 महीने तक क्या ही खाना, अब तो ठीक हो गया, और उसे छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, टीबी के जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर से जन्म ले लेते हैं और फिर से उस बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसी के साथ में हम जानेंगे आज टीबी के बारे में, कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं, किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले कि टीबी को जल्दी, पहले तो जो इसकी स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है, इसका जो इलाज है ना, सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोप थूक की जांच से क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि टीबी है या नहीं है, किस लेवल पर पहुंच गया है, ये इसकी एक तकनीक है। लेकिन समस्या क्या है कि कम सेंसिटिव, कई चीज जो कई केसेस में पकड़ में नहीं आते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की पहचान मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ में मोलिक्यूल टेस्ट होता है, जिस मोलिक्यूल टेस्ट का होता है, सीबी नेट होता है, जेनो एक्सपर्ट होता है, ये मशीन होती है जो कि टीबी के बारे में जांच करती है और उसका पता लगा लेती है। जो ये मोलिकुलर टेस्ट होता है बहुत ही जल्दी टीबी का पता लगा देता है, 1-2 घंटे में बता देता है कि टीबी है कि नहीं है, जांच हो जाती है। टीबी बैक्टीरिया और ड्रग रेजिस्टेंस जल्दी डिटेक्ट करती है, रिजल्ट कुछ घंटों में मिल जाते हैं, ऐसी ये मशीनें हैं। इसी के साथ पोर्टेबल एक्सरे प्लस एआई भी है, एआई की मदद से एक्सरे एनालिसिस किया जाता है, जल्दी स्क्रीनिंग और जल्दी लोगों तक पहुंच पाता है। नॉन स्प्यूटम टेस्ट क्या होता है कि जो हमारी सलाइवा होती है, सलाइवा जैसे सैंपल्स पर भी रिसर्च होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्यूटम नहीं कर पाते, स्प्यूटम नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, उनके सलाइवा से क्या करते हैं, जांच करते हैं, जिससे कि टीबी की जांच की जाती है। बच्चों और कमजोर मरीजों के लिए आसान होता है। टीपीटी होता है प्रिवेंटिव, जो थेरेपी होती है टीबी होने से पहले ही इलाज, हाई रिस्क लोगों को प्रिवेंटिव जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। ये टीबी के बारे में हुआ। इसी के साथ ही अभी हमारे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसके लिए, कि जब इतने आसान तरीके हैं तो आखिर चैलेंजेस देखने को कहाँ मिलते हैं, क्यों टीबी के इलाज टाइम पे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह, मशीन और ट्रेंड जो स्टाफ है वो नहीं मिल पाता है। साथ ही अवेयरनेस कम है, लोग समय पर जांच नहीं करा पाते। जब टीबी एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है तब उसकी जांच कराई जाती है, तब इतने नहीं तो सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा, ऐसी खांसी हो गई होगी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जबकि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 8 से 10 दिन अगर आपकी खांसी को होते हुए हो गए हैं, लगातार खांसी हो रही है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, कहीं टीबी के सिम्टम्स तो नहीं आ गए हैं, बैक्टीरिया तो नहीं उत्पन्न हो गए हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर सजेशन देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हाई लेवल पे वो पहुंच जाता है तब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती कहाँ पर है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गरीबी में, या फिर जो गांव में लोग रहते हैं जिन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें लगता है कि अब क्या ही जाना, इतनी दूर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, अच्छा है यहीं से आसपास से दवाई ले लो। जो कि वहाँ के जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, नॉर्मल डॉक्टर कैसे होते हैं, जो गांव में ही ऐसे ही झोला छाप टाइप के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे ले लेते हैं, खांसी की दवाई दे दो भाई, हमें तो खांसी हो रही है, आज हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और बस उसी से काम चलाते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब काम नहीं चलेगा तब वो चलते हैं। सेकंड, इसका एक और कारण है कि हमारे जो है, हमें जो अच्छा खाना है, जो हमें संतुलित आहार है, वो नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी जो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों में डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्प्यूटम नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, भारत का लक्ष्य क्या है, टीबी को खत्म करना, एलिमिनेशन करना, इसके लिए स्क्रीनिंग बढ़ाना, अर्ली डायग्नोसिस करना। यूपीएससी के लिए अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे तो टीबी इन्फेक्शन डिसीज है। न्यू टूल्स इसके आए हैं, जो कि कौन कौन, CBNAAT मींस सीबी नेट है, AI बेस्ड एक्सरे हैं। साथ ही फोकस किस पे किया जाता है, अर्ली डिटेक्शन पर और प्रिवेंटेशन पर इसका फोकस किया जाता है। क्लास को अगर आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर ले। नेक्स्ट चलते हैं।
अभी टीबी से ही रिलेटेड कुछ और प्रिकॉशंस दी गई हैं कि किस तरह से हमारे टीबी के लिए चीजें होती हैं, क्योंकि टीबी के साथ ही साथ आपको डायबिटीज भी देखने को मिलेगी, और जब डायबिटीज होती है तो काफी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि टीबी के साथ साथ में आपको डायबिटीज का भी फेस करना पड़ता है। पहले इलाज सिर्फ बीमारी पर केंद्रित था, अब फोकस बदलकर व्यक्ति पर्सन सेंटर्ड केयर पर किया जा रहा है। सिर्फ टीबी का इलाज नहीं होता, बल्कि मरीज की पूरी स्थिति, हेल्थ और लाइफ स्टाइल प्लस अन्य बीमारियों को भी देखा जाता है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पर्सन सेंटर्ड केयर क्या है, मरीज की सारी समस्याएं एक साथ देखी जाती हैं। कौन कौन सी? टीबी के साथ में डायबिटीज देखी जाती है कि टीबी है, टीबी के साथ डायबिटीज तो नहीं है, टीबी के साथ अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर टीबी के साथ जो मल न्यूट्रिशन है उसकी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मीन्स बीमारी नहीं, इंसान का पूरा इलाज इसमें देखा जाता है कि कहीं इसके साथ ये चीजें तो नहीं है। क्योंकि अगर टीबी के साथ डायबिटीज है तो जो रिपोर्ट है वो अच्छे से नहीं आ पाती है और हम पता नहीं लगा पाते कि टीबी है भी या नहीं है। तो इसीलिए इसके इलाज अच्छे से किया जाता है कि टीबी का अलग, टीबी के साथ डायबिटीज का भी किया जाता है, अस्थमा का किया जाता है। क्योंकि जब टीबी हो जाती है, जब हमें खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है तो हमें सांस की प्रॉब्लम आती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, साथ ही मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब टीबी के साथ में देखी जाती है। कई टीबी मरीज को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, रेस्पिरेटरी जो डिसीज है वे हो जाती हैं। सिर्फ टीबी का इलाज काफी नहीं होता, इन सब का भी इलाज देखना होता है। इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है? टीबी प्लस डायबिटीज जो है, डायबिटीज वाले लोगों में टीबी होने का खतरा ज्यादा, दोनों का इलाज साथ करना जरूरी हो जाता है कि डायबिटीज का भी हो और टीबी का भी इलाज हो, इसमें ये देखा जाता है। इसी के साथ टीबी प्लस रेस्पिरेटरी जो डिसीज है, जिसमें आपको अस्थमा देखने को मिलेगा, सीओपीडी देखने को मिलेगा, वाले मरीज में टीबी जो होता है डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। मीन्स इंटीग्रेटेड जो स्क्रीनिंग है वो काफी जरूरी हो जाती है। इसके बाद ही न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन क्या? तो न्यूट्रिशन में आपको कुपोषण टीबी को बढ़ाता है, सही डाइट जरूरी होती है। मैंने आपको बताया खाने पीने की जो चीजें हैं वो काफी असर डालती है आपकी बीमारियों पर। मीन्स अगर आपका संतुलित आहार है तो आपको बीमारियां कम होगी, असंतुलित है तो काफी बीमारियों की चपेट में आप आ जाते हैं। इसी के साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल है, सरकार की योजना क्या है? आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, साथ ही मल्टीपल डिसीज का इलाज भी एक साथ किया जाता है। फायदे क्या है? जल्दी डायग्नोसिस, एक ही जगह कई टेस्ट हो सकते हैं, ये इसके फायदे होंगे। बेहतर इलाज, सभी समस्याओं का साथ में समाधान होता है, कम खर्च, बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती, बेहतर जीवन गुणवत्ता, मरीज को जल्दी ठीक करने की भी इसमें क्या होती है, गुणवत्ता काफी बेहतर होती है। चैलेंजेस क्या आते हैं? तो चैलेंजेस होते हैं रिसोर्सेज की कमी, डॉक्टर, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी होती है। ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, हेल्थ वर्कर्स को मल्टी डिसीज ट्रेनिंग चाहिए। जो मरीज होते हैं उन्हें देखने के लिए एक ट्रेन डॉक्टर चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। टीबी है, टीबी के साथ में डायबिटीज है, अस्थमा है, या फिर और कौन कौन सी चीजें, मल न्यूट्रिशन हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। मीन्स ट्रेन डॉक्टर होने चाहिए। अगर वो ट्रेन नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये काफी चुनौतियां देखने को मिलती है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ काम करना चाहिए। इसी के साथ में ये हुई हमारी टीबी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी। जितना हमारा द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने सबको इसमें रखा हुआ है, जितना जहां से एग्जाम में बन सकता है। आप बस अच्छे से इन्हें डेली करते रहिए, इससे बाहर आपको कोई भी जो आपकी न्यूज है वो देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यूपीएससी के पर्पज से जितनी भी की पॉइंट्स है वो भी मैं लास्ट में लिख देती हूँ कि आपको पता रहे कि यूपीएससी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से ये चीजें मिलती रहेंगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट मेरी क्लास का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।